हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा लाइन एंड प्लेन पे लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। लास्ट लेक्चर दैट मीन्स लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 6.1 हमने डिस्कस किया था टिल अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक। और मैंने आपको उसी वीडियो लेक्चर में कहा था कि आपको अब आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको सॉल्व करना है और मुझे फॉरवर्ड करना है। तो आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने उस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को सॉल्व किए और मुझे फॉरवर्ड किए। ठीक है, कुछ बच्चों को अगर किसी चीज़ में अगर डाउट्स होगा तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को कंटिन्यू करने वाले हैं और उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे के न्यूमेरिकल्स का। तो आपने जब न्यूमेरिकल्स को ट्राई किया था तो देखो आप लोगों को कहाँ पे दिक्कतें हो रही थी या क्या आपका अप्रोच गलत हो रहा था जिस वजह से आपके वो क्वेश्चन नहीं बन पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी सिंपल है। क्या बोला गया? फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए whose coordinate -1 2 1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशो 2 3 1। बात क्लियर हो रही है? आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो एक पॉइंट से पास हो रही है और उसके डायरेक्शन रेशो आपको गिवन है। उसके डायरेक्शन रेशो हमें गिवन है। बात क्लियर हो रही है? चलो देखते स्टार्ट करते कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना चाहिए। तो ये कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पॉइंट ए पता है, डायरेक्शन रेशो पता है। तो हमने थ्योरम नंबर 1 में क्या बोला था, याद है आपको? थ्योरम नंबर 1 एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 z1 लिए थे और एक इस लाइन का एक पैरेलल वेक्टर और जिसको वेक्टर बी हमने बोला था। तो वेक्टर बी के अलॉन्ग में कौन होते हैं? डायरेक्शन रेशो होते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो बेसिकली हमें जो पॉइंट दिया है पॉइंट ए -1 2 1, ये क्या है? ये है x1 y1 z1। ठीक है, और डायरेक्शन रेशो दिया मतलब a दिया है 2, b दिया है 3, c दिया है 1। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है? कार्टेशियन इक्वेशन, आपको इक्वेशन याद होना चाहिए। कार्टेशियन इक्वेशन होता है x - x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y - y1 अपॉन b इक्वल्स टू z - z1 अपॉन c। ठीक है, चलो x - x1 कितना दिया है हमें? x1 दिया है -1, तो दिस इज +1। a कितना दिया है 2 इज इक्वल्स टू y - y1 कितना दिया है 2 अपॉन b कितना है 3, z - z1 कितना दिया है 1 और c दिया है 1। तो ये आ गया हमारा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी डाटा गिवन है, बस हमें फॉर्मूले में पुटअप करना है और आंसर निकालना है। बात क्लियर हो रही है? वेरी गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें कार्टेशियन इक्वेशन ही फाइंड आउट करना है, बट इस बार जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है। फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 1 एंड पॉइंट बी 1 3 0। तो यहाँ पे कार्टेशियन 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है? जब भी लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो उसका कार्टेशियन इक्वेशन x - x1 अपॉन x2 - x1 y - y1 अपॉन y2 - y1 z - z1 अपॉन z2 - z1। ठीक है, ये होता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सो पहला पॉइंट है रहेगा x1 y1 z1 और सेकेंड पॉइंट हो जाएगा x2 y2 z2। सो x - x1 इज 2 अपॉन x2 - x1, so 1, this is x1 y1 and z1, this is x2 y2 and z2। तो x - x1 कितना आएगा? x - x1 कितना है 2 और अपॉन में x2 - x1 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 2 इज इक्वल्स टू y - y1 इज 2 अपॉन y2 3 y1 2 z - z1 1 z2 0 minus z1 1 बस। सो x - 2 दिस इज -1 y - 2 अपॉन 1 एंड z - 1 अपॉन -1। सो दिस इज आवर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत गई होगी करके। ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8
देखो अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है ना तो कोई भी क्वेश्चन आने दो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, 3 पॉइंट दिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर 3 पॉइंट्स। फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। किस लाइन का अपने कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, ए बी का, मतलब ए की भी कोऑर्डिनेट पता है, बी की भी कोऑर्डिनेट पता है, तो 2 पॉइंट पता है, कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग। फिर हमें क्या बोला गया, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अब हमें ये शो करना है कि ए बी सी क्या रहेंगे कोलिनियर। अब बात यह है कि 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, ठीक है। जब तीसरे पॉइंट की बारी आती है तो तब हमें चेक करना होता है कि थर्ड पॉइंट कोलिनियर है, थर्ड पॉइंट उस लाइन पे है या नहीं है। अगर थर्ड पॉइंट उस लाइन पे है मतलब तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। थर्ड पॉइंट अगर उस लाइन पे नहीं है मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो एक लाइन है, ये लाइन है, ये पॉइंट ए दिया है और ये पॉइंट बी दिया है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -2 3 4, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 1 2। तो कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। लाइन ए बी का कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हैं, सबको फॉर्मूला पता ही है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सो coordinate of point A is considered as x1 y1 z1 and coordinate of point B is considered as x2 y2 z2, ठीक है। सो x minus x1, x1 means -2, so this is +2, x2 minus x1, so x2 is 1 minus x1 is -2, so this is +2, so y minus y1, y1 is 3, y2 1 minus 3 is equals to z minus z1, z1 is 4 upon z2 minus z1, so 2 minus 4, so ये क्या मिला हमें, x plus 2 upon 3, y minus 3 upon -2 और z minus 4 upon -2। ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया लाइन ए बी का इक्वेशन। क्या मिल गया, लाइन ए बी का इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या बोला गया कि आपको ये चेक करना है कि 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, शो करना, एक्चुअली शो दैट करना है कि ये तीनों पॉइंट कैसे कोलिनियर है। तो ये बात तो वैलिड ही है ना कि 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर रहने वाले हैं। देखो 2 पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहे हैं। अब ये तीसरा पॉइंट अगर मान लो एग्जैक्ट इस लाइन पे है, एग्जैक्ट इस लाइन पे है, तो पॉइंट्स कैसे हो गए, कोलिनियर हो गए। अगर ये तीसरा पॉइंट इस लाइन पे नहीं है मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हुए, ठीक है। तो फिर चेक क्या करें, तो हमको बस ये चेक करना है कि थर्ड पॉइंट इस लाइन पे है या नहीं है। अगर मान लो ये थर्ड पॉइंट इस लाइन पे होगा तो लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। अगर ये थर्ड पॉइंट इस लाइन पे नहीं होगा तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। बात क्लियर हो रही है, सबको ये थर्ड पॉइंट चेक करना है। सो थर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इसमें पुटअप करके देखते हैं, y कोऑर्डिनेट इसमें पुटअप करके देखेंगे और z कोऑर्डिनेट इसमें पुटअप करके देखेंगे, और तीनों की अलग कैसे आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। सो c के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 4 -1 0। अगर मैं 4 इसमें रखूँ तो आंसर कितना आएगा, देखो 4 + 2 6/3 कितना आ गया, 2, ठीक है। अगर मैं y कोऑर्डिनेट मतलब -1 इसमें रखूँ, -1 -3, -1 -3 कितना होता है, -4, -4 डिवाइडेड बाय -2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और z कोऑर्डिनेट इसमें रखते हैं तो 0 -4 -4 अपॉन -2 2। सो ये तीनों चीज़ें क्या कर रही है, इक्वल आ गई, मतलब पॉइंट C इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। सो पॉइंट C 4 -1, 0 satisfied इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब पॉइंट सी जो लाइन ए बी की इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। सेटिस्फाइड करने का मतलब इस लाइन ए बी पर कहीं तो भी पॉइंट सी रहा होगा। अब लाइन ए बी पे रहा होगा, मान लो कि पॉइंट सी यहाँ पर होगा, तो ए बी पे होगा मतलब तीनों पॉइंट कैसे आ जाएंगे, कोलिनियर आ जाएंगे। सो ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ओके। बात है क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए
क्वेश्चन नंबर 9 को अपने को सॉल्व अगर करना है तो हमें हर छोटी से छोटी बात का पता होना चाहिए। जब तक आपको हर छोटी से छोटी बात का पता नहीं होगा, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो छोटी से छोटी बात क्या है, उसके लिए मैं आपको एक बार थ्योरम फिर से रिकॉल करा देता हूँ। हालांकि मैंने थ्योरम अब तक काफ़ी बार रिकॉल करा दिए, बट एक बार फिर से मैं आपके लिए थ्योरम को रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, थ्योरम 1 क्या कहता था? थ्योरम 1 क्या कहता था, जैसे कि मान लो एक लाइन है, ये लाइन L, ये एक पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या, वेक्टर A है। ठीक है, और इस लाइन को एक पैरेलल वेक्टर है, वेक्टर B, और हम लोग, ये लाइन L हो गई, तो हम लोग क्या करते थे, इस लाइन पे एनी पॉइंट कंसीडर करते थे। एनी पॉइंट, एनी पॉइंट का मतलब वो कहीं पे भी हो सकता है, तो यहाँ पे है, और एनी पॉइंट को P से दिखाया था, जिसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या बोला था, वेक्टर R। तो हमने इस लाइन का इक्वेशन क्या डिस्कस किया था, ये होता था वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्बडा वेक्टर B। P इज एनी पॉइंट और P इज वेरिएबल पॉइंट। P को हम एनी पॉइंट बोल सकते हैं, जो इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, या वेरिएबल पॉइंट। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। फिर कार्टेशियन फॉर्म क्या कहता था कि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट ले लो आप x1, y1, z1। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चों को ना अब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, ये x1, y1, z1 का क्या मतलब होता है, क्यों x1, y1, z1 से दिखा रहे हैं। तो x1, y1, z1 बताने का मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि पॉइंट फिक्स्ड है। क्या बोलना चाहते हैं, ये फिक्स पॉइंट है। और एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने किससे दिखाए थे, x, y, z से दिखाए थे। तो x, y, z से दिखाने का मतलब ये कैसा पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल है मतलब ये इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है। तो इसका, और वेक्टर b के अलॉन्ग में कौन होते थे, डायरेक्शन रेश होते थे, ai प्लस bj प्लस c के, a b c को हम लोग क्या बोलते थे, डायरेक्शन रेशो। तो अगर आपको थ्योरम पूरा याद होगा तो x माइनस x1 अपॉन a ये था, y माइनस y1 अपॉन b, और z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, और ये तीनों चीज़ें पता लैम्बडा के इक्वल में होते थे। ठीक है, अगर आप में से कोई इस वीडियो लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है उससे कि आप पहले जाके वीडियो लेक्चर नंबर 1 अच्छे से देखें। ठीक है, तो ये चीज़ लैम्बडा के बराबर में है, यानी कि देखो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू लैम्बडा। तो यहाँ से अगर मैं x फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो मुझे पहले a को शिफ्ट करना होगा और फिर माइनस x1 को। तो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, x1 प्लस a लैम्बडा मिल जाएगा। ठीक है, फिर यही चीज़ लैम्बडा के बराबर में भी है, तो y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू लैम्बडा। तो यहाँ से y क्या मिल गया मुझे, y1 प्लस b लैम्बडा मिलेगा। और फिर यही चीज़ लैम्बडा के बराबर में है, तो z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल्स टू लैम्बडा। ठीक है, तो फिर यहाँ से मुझे z क्या मिलेगा, z मिल जाएगा z1 प्लस c लैम्बडा। तो ये जो मिले ये क्या है, ये क्या है, इस लाइन पे होने वाले एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। एनी पॉइंट मतलब p पॉइंट के कोऑर्डिनेट। देखो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने किससे दिखाए, x, y, z से। बात समझ में आ रही है। तो वेरिएबल पॉइंट या इस लाइन पर होने वाला एनी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि x निकालने के लिए x1 प्लस a लैम्बडा, y निकालने के लिए y1 प्लस b लैम्बडा, z निकालने के लिए z1 प्लस c लैम्बडा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एनी पॉइंट फाइंड आउट करना है तो ओके। अभी जो कंसेप्ट मैंने अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है तो इस क्वेश्चन को समझने में अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन को देखो। शो दैट द लाइन्स x प्लस 1 अपॉन माइनस 10, y प्लस 3 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन 1 एंड x प्लस 10 अपॉन माइनस 1, y प्लस 1 अपॉन माइनस 3, z माइनस 1 अपॉन 4 इंटरसेक्ट। अपने को ये शो करना है कि ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये शो करना है। अब ये शो कैसे करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि जो पहली लाइन है, मान लो ये फर्स्ट लाइन ये हो गई, लाइन L1। ठीक है, अब आप इसको देख के मुझे बताना अच्छे से, इस लाइन को देख के बताना कि ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है। मान लो मैं पॉइंट A1 से दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने लाइन L1 लिया, तो कौन से पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट बता सकते हैं x माइनस x1 तो माइनस 1, y माइनस y1 तो माइनस 3, z माइनस z1 तो z1 कितना हो गया 4। ठीक है, और इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होता था जिसको हम वेक्टर b1 कहते थे, वेक्टर b1 बोलेंगे, तो उसके डायरेक्शन रेशो कितना आएंगे, माइनस 10i माइनस j प्लस k।
चलो यहाँ तक की बात क्लियर होगी सबको। ओके, अब एक सेकेंड लाइन है, ये एक सेकेंड लाइन है, जैसे कि लेट्स से ये सेकेंड लाइन है, लाइन L2, सेकेंड लाइन है लाइन L2। मान लो ये सेकेंड लाइन भी किसी पॉइंट से पास हो रही है और वो पॉइंट है A2, ठीक है। अब ये पॉइंट A2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको देख के बताओ। x माइनस x1 तो -10 आ जाएगा, y माइनस y1 -1 आ जाएगा, और z माइनस z1 1 आएगा, ठीक है। मतलब ये जो लाइन L2 है कौन से पॉइंट से पास हो रही है, -10 -1 1। और इस लाइन का भी अपना एक पैरेलल वेक्टर रहा होगा जिसको हम वेक्टर B2 बोल देते हैं, ठीक है। तो वेक्टर B2 कितना होगा, -i -3j + 4k। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या बोला गया, ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ये शो करो, ठीक है। आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, शो करो। अब आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ये कैसे शो करें, तो मान लो कि ये है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब देखो, अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कंसेप्ट समझाया था कि इस लाइन पे एनी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है ना। एनी पॉइंट का मतलब वो कहीं पे भी हो सकता है। तो चलो मैं मान के चलता कि वो एनी पॉइंट यहाँ पर ही है, ठीक है। और इस लाइन पे भी एनी पॉइंट होगा, इस लाइन पे जो एनी पॉइंट है वो यहाँ पर है, मतलब P, याद है, P इज कॉल्ड एनी पॉइंट और P इज कॉल्ड वेरिएबल पॉइंट। बात समझ में आ रही है। तो मान लो ये P पॉइंट अगर लाइन L1 पे है, सो लेट P इज वेरिएबल पॉइंट, या एनी पॉइंट भी हम बोल सकते हैं। P इज वेरिएबल पॉइंट और एनी पॉइंट लाइज ऑन लाइन L1, लाइज ऑन लाइन L1, ठीक है। मैं फिलहाल L1 के बारे में ही बात कर रहा हूँ कि P एक पॉइंट है जो कहाँ पे लाइज कर रहा है, L1 पे। तो P के कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे फिर, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था x = क्या होता है, x1 + a लैम्बडा। तो x1 कितना है, x1 कितना है -1, a कितना है -10, तो कितना आ जाएगा ये -1 -10 लैम्बडा हो जाएगा, ठीक है ना। ये x1 y1 z1, ये a1 b1 c1, ठीक है। फिर y कैसे निकालेंगे, y का फॉर्मूला क्या होता है, y1 + a लैम्बडा, सॉरी y1 प्लस, चलो मैं इसको a1 दिखा देता हूँ, क्योंकि इधर भी डायरेक्शन रेशो है और इस साइड भी डायरेक्शन रेशो है। तो b1 लैम्बडा, तो y1 कितना है -3, b1 कितना है -1, तो कितना होगा -3 -1 लैम्बडा, यानी कि माइनस लैम्बडा। और z कितना, z का फॉर्मूला क्या होता है, z1 + c1 लैम्बडा। तो z1 कितना है, z1 कितना है 4 है, प्लस c1 कितना है, c1 कितना है 1 है, 1 लैम्बडा नहीं लैम्बडा। तो ये क्या मिल गया हमें, कोऑर्डिनेट मिल गए, -1 -10 लैम्बडा, -3 माइनस लैम्बडा और 4 प्लस लैम्बडा। ये क्या मिल गए, ये कोऑर्डिनेट मिल गए। कौन से कोऑर्डिनेट, एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। कौन सा एनी पॉइंट, जो लाइन L1 पे लाइज कर रहा है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। अब हम लाइन L2 पे एनी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। वो एनी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। सो सेम पॉइंट, लेट P is variable point, P is variable point lies on line L2। P is variable point है जो कहाँ पे लाई कर रहा है, L2 पे। अब L2 पे जो एनी पॉइंट है, अब देखो आप ध्यान से देखोगे तो P मैंने ऐसी जगह लिखा है जो L1 पे भी है और L2 पे भी है, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया, इसको समझने के लिए आपको आगे और देखना पड़ेगा। तो P पॉइंट L2 पे भी है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। अब आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो P के कोऑर्डिनेट क्या होता है। पहले कोऑर्डिनेट x1 प्लस, सॉरी अब x2 ले लेते हैं, ठीक है। x2 + a2 लैम्बडा नहीं है, क्योंकि लैम्बडा तो यूज़ कर लिया हमने, कोई और वेरिएबल कांस्टेंट म्यू ले लेते हैं। फिर y2 + a2 म्यू, सॉरी a2 नहीं b2 म्यू, और z2 + c2 म्यू। सो x2 बोलो, x2 कितना है -10, और x2 -10 है, और a2 कितना है -1 है, तो ये -10 -1 म्यू, यानी कि माइनस म्यू हो जाएगा। y2 कितना है -1, b2 कितना है -3, तो ये कितना हो जाएगा -1
-1 -3 म्यू, -1 -3 म्यू। अब Z2 कितना है, Z2 है 1 और C2 कितना है 4, तो ये कितना आएगा 1 + 4 म्यू। ठीक है, तो हमने ओवरऑल क्या किया पहले ये समझो। हमने एक एनी पॉइंट फाइंड आउट किया जो कहाँ पे हो, लाइन L1 पे हो। हमने एक एनी पॉइंट फाइंड आउट किया जो कहाँ पे हो, L2 पे हो। अब जो दोनों लाइन पे एनी पॉइंट है, हो सकता है वो एक ही जगह पे हो। अगर एक जगह पे है इसका मतलब दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो चलो मैं मान के चलता हूँ कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये जो P के कोऑर्डिनेट है और ये जो P के कोऑर्डिनेट है, ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये P पॉइंट और ये P पॉइंट दोनों एक ही होने चाहिए। अगर मैं ऐसा मान रहा हूँ कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये P पॉइंट और ये P पॉइंट दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब -1 -10 लैम्बडा, -1 -10 लैम्बडा, -3 - लैम्बडा और 4 + लैम्बडा, ये किसके इक्वल में हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 म्यू लैम्बडा, -1 -3 म्यू, सॉरी नॉट लैम्बडा, और 1 + 4 म्यू। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये पहले वाला कोऑर्डिनेट और ये पहले वाला कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, यानी कि -1 -10 लैम्बडा और -10 म्यू इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अगर ये ऐसा हुआ तो मैं -म्यू को इस साइड लेके आता हूँ, प्लस म्यू, -10 लैम्बडा और -1 को उस साइड लेके जाता हूँ, -1 उस साइड गया तो -10 + 1 हो जाएगा -9। ठीक है, मेरे पास ये एक इक्वेशन तैयार हो गया म्यू और लैम्बडा के फॉर्म में। वैसे ही ये सेकंड कोऑर्डिनेट और ये सेकंड कोऑर्डिनेट भी इक्वल होगा, तो -3 - लैम्बडा, -3 - लैम्बडा और -1 -3 म्यू इक्वल हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, ये 3 म्यू को इधर लेके आता हूँ, +3 म्यू, ये -, लैम्बडा, -3 को उस साइड लेके जाता हूँ, +3 -1 + 3, ये हो जाएगा 2। ये सेकंड लीनियर इक्वेशन मेरे पास तैयार हो गया। ठीक है, अब हम करने वाले क्या है, मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सॉल्व करके लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकालूंगा। अगर उस लैम्बडा और म्यू की वैल्यू ने ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये थर्ड कोऑर्डिनेट सेम दे दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर इक्वल है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल मान लिया हमने, तो हमें एक इक्वेशन मिला। सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वल है मान लिया हमने, सेकंड इक्वेशन मिला। अब ये दो को सॉल्व करके हम लोग किसके वैल्यू निकालेंगे, लैम्बडा और म्यू के वैल्यू निकालेंगे। उस लैम्बडा और म्यू के वैल्यू में थर्ड कोऑर्डिनेट भी सेम देना चाहिए, मतलब तब जाके हम बोल सकते हैं कि जो हमने अज्यूम किया कि ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे, वो अजम्पशन सही है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो जो हमने अज्यूम किया कि दोनों पॉइंट एक ही जगह पे, वो अजम्पशन गलत है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करें, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 3 म्यू हो जाएगा, ये -30 लैम्बडा हो जाएगा और ये -27 हो जाएगा, और ये 3 म्यू लैम्बडा 2, दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 म्यू और -3 म्यू तो हो गया कैंसिल, -3 लैम्बडा प्लस लैम्बडा, सॉरी -30 लैम्बडा प्लस लैम्बडा, ये कितना आएगा -29 लैम्बडा, और -27 -2 कितना होगा -29। तो यहाँ से मुझे पता चला कि लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई 1, लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई 1। लैम्बडा की वैल्यू अगर 1 आई तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्बडा की वैल्यू 1 आ गई तो -1 हो जाएगा, -1 उधर गया तो +1 होगा, सो 3 म्यू इज इक्वल्स टू 3, तो म्यू की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ गई। तो पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्बडा 1 मिला और म्यू भी 1 मिला। अब बस चेक कर लो कि ये लैम्बडा यहाँ पे रखने पे और म्यू की वैल्यू यहाँ रखने पे आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो लैम्बडा की वैल्यू अगर 1 रखो तो कितना देगा ये 5, और म्यू की वैल्यू 1 रखने पे ये कितना दे रहा है, ये भी 5 दे रहा है। ठीक है, मतलब अब हमें पता चल गया कि जो हमने बोला है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम ही है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, वो सेम हो गए ना। हमने जो अज्यूम किया था कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, वो अजम्पशन हमारा करेक्ट हो गया। बात क्लियर हो रही है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दोनों लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो पहले वाले लाइन का एनी पॉइंट दूसरे वाले लाइन का एनी पॉइंट इक्वल रहेगा। इक्वल ले लिया, पहले दो को सॉल्व किया तो दो लीनियर इक्वेशन मिले, उनको सॉल्व किया, लैम्बडा और म्यू की वैल्यू मिली। अब बस मैं चेक कर रहा हूँ कि लैम्बडा की वैल्यू पहले वाले पॉइंट के थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या वैल्यू दे रही है 4, म्यू की वैल्यू
इसके थर्ड कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू दे रहे हैं 5, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट दोनों के कैसे है सेम है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट कैसे सेम ही है। सो P, अच्छा इसको मैंने एक काम करना है, मैं P की जगह इसको Q दिखा देता तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि P एंड Q कोइंसाइड, P एंड Q क्या कर रहे हैं कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब दोनों लाइन कैसे रहेगी इंटरसेक्ट करेगी, दोनों लाइन एक दूसरे को कैसे रहेगी इंटरसेक्ट रहेगी। बस ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। और हमें क्या बोला है फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लैम्बडा वैल्यू पता है, म्यू की वैल्यू पता है, लैम्बडा की वैल्यू 1 रखो यहाँ पे, 1 रखने पे कितना आएगा -11 आ जाएगा, ठीक है। 1 रखने पे -4 आ जाएगा और 1 रखने पे 5 आ जाएगा। तो ये रहेंगे उन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात क्लियर हो गई। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 3, -1, 2, मतलब देखो क्या बोलना चाहते हैं, वो एक लाइन दिए है, जैसे लाइन L है, ये लाइन L एक पॉइंट से पास हो रही है, जैसे पॉइंट A है, पॉइंट A 3, -1, 2, बात क्लियर हो गई। ये पॉइंट A है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। अब देखो ये दो लाइन दिए है हमें, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। तो जो लाइन L है वो दो लाइन को कैसे परपेंडिकुलर, लेट्स से वो दो लाइन है, लाइन L1, ये पहली लाइन है लाइन L1, तो लाइन L1 को कैसे परपेंडिकुलर है, और ये लेट्स से ये लाइन है लाइन L2, तो लाइन L2 को भी कैसे परपेंडिकुलर। अब देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या बताता है, ये देखो वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्बडा वेक्टर B। तो ये क्या बता रहा है कि ये जो लाइन L1 है, ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है, लाइन L1 पास हो रही है 1, 1, -1 से। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है लाइन का पैरेलल वेक्टर, जैसे मान लो लाइन L1 है, इसको पैरेलल वेक्टर B1 है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा बेसिकली वेक्टर B1 हो गया। अच्छा ठीक है, अब ये सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन में भी ये वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस म्यू वेक्टर B है। तो ये क्या बता रहा है, ये एक पॉइंट बता रहा है जहाँ से लाइन L2 क्या हो रही है पास हो रही है, लेट्स से वो पॉइंट है A2, कोऑर्डिनेट कितना आएंगे 2, 1, -3, और इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वेक्टर B2, तो ये क्या बता रहा है अपने को, वेक्टर B2 बता रहा है। बात समझ में आ गई। पर हमें क्या चाहिए, हमें तो लाइन L का इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है, लाइन L का इक्वेशन। तो लाइन L का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, लाइन L का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक पॉइंट और उसका पैरेलल वेक्टर चाहिए, ठीक है। लाइन L का इक्वेशन निकालने के लिए एक लाइन और एक पॉइंट और उस लाइन का पैरेलल वेक्टर। तो लाइन L जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट तो पता ही है, लेकिन लाइन L का पैरेलल वेक्टर पता है क्या, नहीं। तो मान लो कि ये है वो पैरेलल वेक्टर जिसको हम वेक्टर B कहते हैं। अब ये पैरेलल वेक्टर वेक्टर B1 और वेक्टर B2 को कैसा है, परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है, कुछ याद आ रहा है। वेक्टर B जो है B1 और B2 को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो मुझे ये बात पता है कि जब मैं B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा, जब मैं B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक थर्ड वेक्टर। याद है वेक्टर का कंसेप्ट याद है, जब भी आप दो वेक्टर को क्या करते हो, क्रॉस करते हो, तो आपको एक थर्ड वेक्टर मिलता है, और वो थर्ड वेक्टर कैसा होता है, उन दोनों को परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं B1 और B2 का क्रॉस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, थर्ड वेक्टर, और थर्ड वेक्टर B1 और B2 को कैसा होगा, परपेंडिकुलर। और इस सिचुएशन के अंदर B1 और B2 को परपेंडिकुलर कौन है, इस सिचुएशन के अंदर B1 और B2 को परपेंडिकुलर है वेक्टर B। इसका मतलब B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट करके मुझे क्या मिलेगा, वेक्टर B मिल जाएगा। बस मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, क्योंकि मेरे पास पॉइंट A तो है, पॉइंट A है, अब पैरेलल वेक्टर भी आ जाएगा। सो वेक्टर B इज इक्वल्स टू I J K B1 वेक्टर B1 क्या है, ये वेक्टर B1 है, देखो तो 2, -2, 1। वेक्टर B2 क्या है, ये वाला वेक्टर B2 है, तो 1, -2, 2। बस इसको सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर B इज इक्वल्स टू I
रिलेटेड रो कॉलम को छोड़ दिए, ये कितना हो जाएगा -2 माइनस ये -2 तो +2 हो गया, 0 हो रहा है, ठीक है, प्लस फिर j लिया, रिलेटेड रो कॉलम को छोड़ दिया, 2 × 2 4 -1 × 1 1, फिर प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पे, फिर प्लस के लेते हैं, रिलेटेड और कॉलम को छोड़ दिया, ये कितना हो गया -4 माइनस ये कितना हो गया -2 तो +2 हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है करके, ठीक है। सो वेक्टर बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, तो 0 i हो गया, ये कितना हो रहा है 4 - 1 3 तो -3j, और ये कितना हो गया -2k, ये क्या मिल गया मुझे वेक्टर बी, क्या मिल गया वेक्टर बी। पॉइंट ए पता ही है, पॉइंट ए क्या है 3 - 1 2, तो वेक्टर ए भी पता चल जाएगा, वेक्टर ए कितना आएगा 3i - j + 2k, ठीक है +2k, वेक्टर ए पता चल गया, वेक्टर बी पता चल गया, तो वेक्टर इक्वेशन क्या मिलेगा, वेक्टर इक्वेशन क्या मिल जाएगा, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b। सो वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a कितना 3i - j + 2k, वेक्टर a प्लस लैम्बडा, वेक्टर b कितना, वेक्टर b -3j - 2k, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे लाइन का इक्वेशन। अब बहुत से स्टूडेंट के शायद दिमाग में ये डाउट हो कि सर आपने वेक्टर फॉर्म क्यों निकाला, आप तो कार्टेशियन फॉर्म भी निकाल सकते थे, ठीक है। अब देखो जो लाइन के इक्वेशन दिए हैं, ये जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन के इक्वेशन जो दिए वो कौन से फॉर्म में दिए हैं, वेक्टर फॉर्म में, तो हमें भी लाइन एल का इक्वेशन कौन सा फॉर्म में निकालना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में। अच्छा अगर मान लो ये कार्टेशियन फॉर्म में होता तब हम हमारे लाइन का इक्वेशन भी कार्टेशियन फॉर्म में निकालते, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में गिवन दिया इसलिए मैंने वेक्टर फॉर्म निकाला है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया तो कार्टेशियन फॉर्म निकालना है। बात क्लियर हो गई, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या बोला गया, शो दैट दी लाइंस, आपको ये शो करना है कि वो जो लाइंस है वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो कैसे शो करेंगे, अगर वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो ओरिजिन इसको क्या करेगा सेटिस्फाइड, ठीक है। सो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0 0, तो पहला कोऑर्डिनेट इसमें रख के देखो तो कितना आएगा 0 - 2/1, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट भी रख के देखो 0 - 4/2, तीसरा कोऑर्डिनेट भी रख के देखो 0 + 4/-2, ये कितना आ गया -2, ये कितना आ गया -2, और ये भी कितना आ गया -2। तो जो ओरिजिन है वो क्या कर रहा है, इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, ओके। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 6.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कुछ एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। लेकिन वो टॉपिक के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये जो हमने थ्योरम्स पढ़े हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर कट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप वो अगले वाले टॉपिक के न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ओके।